एवरीवन, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के लिए हमारे चैनल पर रेगुलर क्लासेस आ रही हैं। हमारा लक्ष्य और आपका लक्ष्य है कि 85 प्लस मार्क्स आएँ। अंतिम 45 दिन बाकी हैं, तो एकदम डेली प्रैक्टिस मॉडल पेपर्स मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए, तो आज फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अलग अलग टॉपिक्स पे। इतिहास, आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता। क्योंकि जो प्रश्न हैं वो अलग अलग आपकी फील्ड से आएंगे, तो हमें एक मिक्स बैग वाले क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो इसलिए रेडी रहिए कॉपी पेन के साथ। जो प्रश्न आपको कठिन लगते हैं या आपको नए लगते हैं उनको ज़रूर से ज़रूर अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, क्योंकि अंतिम समय में आपका रिवीजन ही आपको मदद देगा। ठीक, तो चलिए पहला प्रश्न बताइए, इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है पहला प्रश्न, चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ डैश के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। कामसूत्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति। बताइए, चंद्रगुप्त के जो मंत्री थे कौटिल्य, उनको महान ग्रंथ कौन से थे? सबसे महान ग्रंथ कौन सा उन्होंने लिखा था जो अभी भी पढ़ा जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए? तो उसका नाम क्या है आपका? सी, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके रचनाकार कौटिल्य हैं। संभवतः आचार्य चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा रचित इस कृति को भारत का पहला राजनीति का ग्रंथ माना जाता है। लगभग 6000 श्लोकों वाले इस ग्रंथ से मौर्य काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा, तो ये अभी भी हमारे काम का है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध निम्न में से किन के मध्य हुआ था? ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। पानीपत का जो आपका युद्ध है, इसके बारे में प्रश्न आते रहते हैं। तो फिर से एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किन के मध्य हुआ था? राणा सांगा और बाबर, इब्राहिम लोदी और बाबर, कुतुब खान और राणा सांगा, अकबर और राणा सांगा। देखिए, राणा सांगा का 3 बार नाम आया है, बाबर का 2 बार नाम आया है। ठीक, तो कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। बताइए, तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? बताइए। प्रश्न है और काफ़ी फेमस है, मतलब बार बार पूछा ही जाता है आपसे अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। सोच समझ के बताइए उत्तर। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है बी। ठीक है, उत्तर आपका होगा बी। क्या? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में ईस्वी में लड़ा गया था। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय से किस राजवंश से संबंधित थे? मौर्य, तुलुव, संगम, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो कृष्णदेव जो थे वो किस राजवंश से संबंधित थे? बताइए। मौर्य, तुलुव, संगम, इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या लगा रहे हैं आप? तो उत्तर क्या होगा? सोच समझ कर बताइएगा। उत्तर है आपका बी, तुलुव। ठीक है, तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक था। इसका संबंध तुलुव वंश से था। इसने सत्ता संभाली तब साम्राज्य की हालत बहुत ही दयनीय स्थिति, मतलब अच्छे राजा थे, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों की घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हमें देखना है कि जो ये ऑर्डर है ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है अपने भारतीय पुरातत्व के मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार। ठीक है, तो अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? पहला है नव पाषाण, मध्य पाषाण, पुरा पाषाण, हड़प्पा सभ्यता। पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, हड़प्पा सभ्यता। सी क्या है? पुरा पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण, हड़प्पा सभ्यता। या डी, हड़प्पा सभ्यता, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। बताइए, सोच समझ के उत्तर बताइए। उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर है आपका बी, उत्तर होगा। ठीक है, सोच समझ के उत्तर दीजिए, सोच समझ कर। तो उत्तर इसका बी ही है। ठीक है, क्या आपका? एक मिनट, ये पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और हड़प्पा सभ्यता। ठीक, तो ये एकदम सही
निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है? तो बी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने 5वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है? 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी का तात्पर्य क्या है? अब ये देखिए कितना अच्छा प्रश्न आ गया है। तो सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा का रूप, धन रखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का बैंक, बाजार जहां सामान की अदला बदली की जा सकती है, विनिमय पत्र। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी क्या तात्पर्य है बताइए। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको आंसर क्या लगा रहे हैं आप लोग? सोच समझ कर बताइए। आंसर आपका क्या है? डी है, विनिमय पत्र। तो 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का प्रयोग किया जाता था। हुंडी का तात्पर्य है विनिमय पत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। हुंडी एक शब्द है जिसका अर्थ है विनिमय पत्र, विनिमय पत्र। चलिए 6वां प्रश्न क्या कहता है? भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डैश सत्र में चलाया गया एक था। सूरत, मुंबई, भोपाल, उज्जैन। फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डैश सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। सूरत, मुंबई, भोपाल, उज्जैन। ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मतलब एक फेमस चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। बताइए उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर क्या लगा रहे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो आपको अगर पसंद आ रही हो तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर पहले से किया है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। जी करेंगे ज़रूर, मुझे उम्मीद है। चलिए बताइए इसका उत्तर कि भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डैश सत्र में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? तो उत्तर क्या होगा आपका? बी। मुझे उम्मीद है आपने मुंबई ही लगाया होगा। शुरुआत तथा मुंबई के गोवाया टैंक मैदान में अपने भाषण अंग्रेजों भारत छोड़ो के दौरान गांधी जी ने भारतीयों को एक नारा दिया, करो या मरो। तो ये भी पूछा सकता है, करो या मरो नारा महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस समिति के दौरान दिया था? तो मुंबई समिति के दौरान दिया था। चलिए, या बम्बई बोलें तो बेहतर रहेगा, उस समय के लिए बम्बई होता था, अब हम लोग मुंबई बोलते हैं। चलिए 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व डैश ने किया था? लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल। उत्तर बताइए क्या होगा उत्तर इसका? सोच समझ कर बताएं। तो 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व डैश ने किया था? किसने किया था? उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, तो बारदौली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। लाला लाजपत राय एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था और इसी लाठीचार्ज में इनको चोट भी लगी थी काफ़ी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाला पहले व्यक्ति थे? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। बताइए तो इसका उत्तर क्या होगा? सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। 6 जुलाई 1944 में रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण किया जा रहा था जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? हिंद महासागर, इंडो ओशियन की बात करें, इंडियन ओशियन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? ग्रैंडे टेर्रे, श्रीलंका, जांजिबार, सुकुत्रा। उत्तर बताएं, उत्तर क्या है? सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा नहीं, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? काफ़ी कठिन प्रश्न है ये। ठीक है, उत्तर क्या होगा? अगर आपने कल का मैच देखा होगा तो कल जो मैच जीता था, अभी रिसेंटली जो मैच हुए रहे हैं एशिया कप में, उसमें ही श्रीलंका जीता, तो वही। ठीक, तो हिंद महासागर में स्थित मुख्य द्वीप मेडागास्कर है। हाँ, हिंद महासागर में सबसे बड़ा कौन सा है? मेडागास्कर।
जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप आपका श्रीलंका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे श्रीलंका में सब चल रहा है, आप देखते ही रहोगे, आर्थिक तौर पे वहाँ इमरजेंसी ये सब लगा है, तो उसका कैपिटल क्या हो गया, उसके प्रधानमंत्री कौन हो गए, ये सब भी आपको ज्ञान मिलता रहना चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर्स में हमारे यहाँ ये सब होता रहता है, तो उस वीडियो को भी चेक ज़रूर करें। ठीक है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। प्रश्न देखिए 10वां क्या कहता है। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों का पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में से नहीं है। अब देखिए शर्तें क्या थी, एक गांव सर्वोदय के आदर्श जो बन सके, शर्तें क्या, इनमें से कौन सी नहीं है, कौन सी हैं ये तो मैं नहीं जानी, मतलब 3 होंगी, एक नहीं होगी, वही जाननी है कि जो नहीं है। जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल बनाया जाना चाहिए, इसमें धर्मशाला और एक छोटी डिस्पेंसरी होनी चाहिए, या भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इसमें कौन सी एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब जो शर्त नहीं थी, ये बात पूछी जा रही है। तो उत्तर क्या होगा आपका, उत्तर आपका है बी। क्या है उत्तर, कि भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल बनाया जाना चाहिए, ये वाली बात आपका शर्त में नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, अब थोड़ा सा फिर से ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे हैं तो कठिन रहेंगे, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा बागान फसल नहीं है, बागान फसल, कॉफ़ी, चाय, काजू, मोटे अनाज। तो प्रश्न आसान है मेरे हिसाब से, अगर थोड़ा बेसिक आपको आती हो ज्योग्राफी। क्या उत्तर होगा, निम्न में से कौन सा बागान फसल नहीं है, जो बाग में हो ना, जैसे चाय के बाग होते हैं, तो ये तो उत्तर नहीं है। किसके बाग नहीं होते, तो उत्तर एकदम सरल है, आप क्या, डी, मोटे अनाज। बागानी फसलें काजू, कॉफ़ी तथा चाय इत्यादि हैं, मोटा अनाज इस श्रेणी में शामिल नहीं होता। कई लोग इसको भी लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने 12वें प्रश्न पर, ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, उससे हमें अच्छा लगता है, एटलीस्ट 15 लाइक तो होने ही चाहिए हमारी वीडियो पे। चलिए, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अरहर, ज्वार, मसूर, रागी। बताइए, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अरहर, ज्वार, मसूर, रागी। तो उत्तर क्या होगा आपका, तूर दाल बोलते नहीं, तूर दाल, तो तूर दाल कौन सी है आपकी, अरहर। ठीक है, अरहर की जो दाल होती है उसको ही तूर दाल बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तूर दाल का अन्य नाम अरहर भी है, एक्सक्यूज मी। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पर। डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न आया है, इस पे फोकस रखिए। इस तरह के प्रश्न जो छोटे हैं, एकदम टू द पॉइंट हैं, ये वाले आने ही हैं। तो डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर, एनीमोमीटर। उत्तर बताइए, तो उत्तर क्या होगा इसका, स्पीडोमीटर नहीं है, थर्मामीटर भी नहीं है, लैक्टोमीटर भी नहीं है, उत्तर क्या हो जाएगा, डी, एनीमोमीटर। तो वायु के बल और वेग को मापन के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर किसके लिए काम आता है, तापमान को, और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता का या अपेक्षित घनत्व तथा स्पीडोमीटर से क्या नापा जाता है, वाहन की चाल पता लगाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, तो ये बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, बर्मा, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। बताइए, तो उनके जो मतलब जो इसका हिंट मैं दे रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत नॉलेज हो आपको, होगी ही, मुझे पूरी उम्मीद है। उनके जो झंडे है, जो उनका फ्लैग है, उस पर भी ड्रैगन की जो आकृति है बनी हुई है। तो आप थोड़ा सा बनाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, बर्मा, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, भूटान को कहा जाता है। भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन तथा लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है। भूटान की राजधानी क्या है, बताइए, चलिए ये वाला बताइए आप ज़रा। हाँ देखिए यही है, जब प्रश्न एकदम नपे तुले नहीं ला रहा मैं, ठीक है, मतलब कंटेंट तो सर प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छा आपको, एकदम टॉप क्वालिटी, लेकिन साथ में आपको ओवरऑल नॉलेज रहनी चाहिए। जो प्रश्न आ सकता है, अब भाई ये आया, साथ में क्या ये नहीं आ सकता कि कैपिटल क्या है भूटान की, आप बताइए ज़रा, कमेंट बॉक्स देके जा रहे हैं। जी बहुत बढ़िया, हाँ आ रहा है, 1-2 आंसर आया जी। उत्तर क्या होगा, थिम्पू। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, नेपाल की काठमांडू। अपने आसपास जो नेशन है, जो आपके देश हैं, जो बाउंड्री टच करते हैं, उनकी कैपिटल जरूर पूछी जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल डैश राज्य में है,
अब ये प्रश्न हम जब पिछली क्लास हुई थी हमारी, उसमें गोदावरी के बारे में बात हुई थी, वहाँ ये थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था। अब आपको बताना चाहिए अगर आपने देखी है तो, इसीलिए बोला जाता है रेगुलर क्लास देखिए। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल डैश राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा। उत्तर क्या होगा? तो गोदावरी नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? उत्तर है महाराष्ट्र के ऋषभकेश्वर नामक स्थान में होती है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16वें प्रश्न पे आते हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से किस उत्पाद को एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? सोना, कोल्ड ड्रिंक्स, दलहन, इत्र। एगमार्क की आवश्यकता है, किसे है बताइए? क्या लगा रहे हैं उत्तर आप लोग? सोच समझ कर बताइएगा। उत्तर क्या होगा? उत्तर आपका होगा दलहन। ठीक है, क्या? दलहन। तो एगमार्क का प्रमाणित चिन्ह जो भारत के कृषि खाद्य उत्पादों द्वारा पदार्थों पर लगाया जाता है, जिन उत्पादों पर एगमार्क लगा हो उनके जो होता है लगा हो, उनके बारे में आशा की जाती है कि उत्पाद कुछ निर्धारित मानकों को खरे उतरते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एक मानक के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न पर। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल संख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है? बताइए। 16.6%, 8.6%, 18.9%, 22.5%। बताइए क्या उत्तर होगा? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है? तो उत्तर क्या होगा आपका? ये उत्तर होगा 16.6% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने का पर प्रतिबंध लगाता है? भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? 23वां, 26वां, 24वां, 32वां। क्या है प्रश्न? फिर ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन में, कि वो कौन सा अनुच्छेद है जो रोक लगाता है? तो उत्तर क्या होगा आपका? 23वां। ठीक है, तो अनुच्छेद 23वां मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध, इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा किसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा प्रश्न जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। क्या कहता है 19वां प्रश्न? 19वां प्रश्न कह रहा है आपसे कि भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये ना। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसका? तो समझकर बताइए। भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक और यस बैंक। इनमें से किस बैंक ने की थी? तो उत्तर क्या होगा आपका? उत्तर है आपका कौन सा? सी। ठीक है, सी है ICICI बैंक। तो भारत में खुलने वाले पहला विदेशी बैंक, इसका फुल फॉर्म क्या है? कंपटोरी डे पेरिस ऑफ फ्रांस। क्या नाम है भाई साहब, देखिए कितना अच्छा नाम है। तो यही है। वर्तमान में कार्यरत भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? ये भी पूछा सकता है। तो इलाहाबाद बैंक है। विदेश में शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम बैंक कौन है? तो बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, 1946 में भारत के बाहर लंदन में पहली बार बनी शाखा। म्यूचुअल फंड आरंभ करने वाला प्रथम कौन सा है? तो भारतीय बैंक, स्टेट बैंक है। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला प्रथम कौन सा बैंक है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ATM सेवा शुरू करने वाला सबसे प्रथम बैंक कौन क्या है? HSBC है। और इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला सबसे बैंक कौन सा है? पहला ICICI। तो देखिए, एक प्रश्न के साथ हमने 6 प्रश्न की नॉलेज ले ली। यही ध्यान में रखा करिए कि हम लोग प्रश्न यहाँ 30 नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रश्न 50 कर रहे हैं। इतना डिस्कशन अच्छा आप लोग करिए। आप सोचिए अपने, देखिए असली लर्निंग, असली जो आप सोच समझ पाएंगे जब आप खुद भी सोचेंगे। जैसे मैं आ रहा हूँ, हमारी क्लास यहाँ चैनल पे आ रही है, आप यहाँ हमारे साथ आ रहे हैं, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आप बाद में क्लास देख रहे हैं टाइमिंग के बाद भी, तो हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको सोच भी रहे हैं ना, सिर्फ सुन नहीं रहे हैं। वी आर थिंकिंग अबाउट इट। जब आपको याद होगा तभी याद होगा जब आप सोचेंगे भी उस बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
20वां प्रश्न क्या कहता है? 20वां प्रश्न कह रहा है भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? गेहूं और ज्वार, चावल और ज्वार, गेहूं और चावल, ज्वार और कपास। तो उत्तर क्या होगा? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान सबसे ज़्यादा अत्यधिक उत्पादन किसका किया गया था? तो जो हम लोग सबसे ज़्यादा खाते हैं, आप यही खाते हैं, क्या क्या खाते हैं? गेहूं और चावल, इसका, ठीक है। गेहूं और चावल जो था हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया गया था। इतना किया गया था कि हमारे पास रखने की जगह नहीं थी। ये सोचना चाहिए था पहले भी, लेकिन क्या बताया जाए, इतना ज़्यादा हो गया था कि रख नहीं पाते, अभी भी है कई जगह पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न क्या कहता है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के प्रक्रिया से संबंधित है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो आपके सामने A, B, C, D ऑप्शन दिया गया है, 67, 55, 51, 74। उत्तर बताइए, सोच समझ कर उत्तर बताइए, तुक्का मत बढ़ाइए। तुक्का भी तब बढ़ाएं जब आपको पता हो कि 4 में से 2 आपको गारंटी है। तो अगर नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद का वाले प्रश्न 1, 2 तो आएंगे ही। तो उत्तर क्या होगा आपका? अनुच्छेद 55 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन में से है। ज्ञात हो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व को एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? रवि राय, बलीराम भगत, M अनंत, स नायानम अयंगर, श्री लक्ष्मण, जी लक्ष्मण। तो क्या नाम है साउथ के लोगों का? अच्छा नाम है अनंत सयानम अयंगर। तो निम्नलिखित में कौन सा भारत की पहली लोकसभा उपसभापति थे? पहली या पहला? पहला लोकसभा में उपसभापति थे। बताइए उत्तर क्या होगा? तो जिनका नाम है मैं थोड़ा सा वो हुआ था वही है M अनंत सयानम अयंगर, ठीक है, यही उत्तर होगा आपका, ठीक है। यही भारत के प्रथम लोकसभा के जो थे आपके उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर बने थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न क्या कहता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि, भारत की अटॉर्नी जनरल। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? सोच समझ के बताएं। इस तरह के प्रश्न आने हैं, या तो अनुच्छेद के बारे में पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है उल्टा, ठीक है, कि ये बताइए कौन सा अनुच्छेद में आता है, या बताइए इस अनुच्छेद में क्या है। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? बी, ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 का संबंध उपराष्ट्रपति के चुनाव से है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न क्या कहता है? मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिकार का अधिकार, मनमानी गिरफ्तारी और निर्वासन से स्वाधीनता, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। प्रश्न देखिए क्या है कि मानव अधिकारों, ह्यूमन राइट्स की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? बताइए सोच समझ कर, क्या होगा उत्तर? तो मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 के अनुसार क्या है? उत्तर क्या होगा आपका? पहला ही ऑप्शन, क्या? कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। तो हर किसी को हर जगह एक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार है, ये इसका अनुच्छेद 6 से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? 11वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। उत्तर क्या होगा? तो उत्तर होगा आपका कौन सा? कि भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। 11वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। तो उत्तर क्या होगा आपका? आपका उत्तर होगा डी, ठीक है, डी इसका आपका उत्तर होगा, 8वीं अनुसूची, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची राजभाषा को लेकर वर्तमान में 22 भाषाओं का राजभाषा का द्वारा आपका दर्जा प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूब्स का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें डैश वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। कौन सी गैस होती है बताइए? जो आपकी यही CFL हैं या फ्लोरोसेंट ट्यूब्स हैं,
इनमें कौन सी गैस होती है जो काफ़ी जहरीली होती है? अमोनिया की, सल्फर डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, पारे की। तो पारा तो कौन डाल रहा है? पारा तो कोई नहीं डाल रहा, या पारा डाल रहा है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पारा ही डाल रहे हैं क्या, या अमोनिया डाल रहे हैं? अमोनिया NH3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, पारा Hg या मरकरी जिसे बोलते हैं। तो इसका वाष्प मतलब वेपराइज्ड करके किया जा रहा है। उत्तर क्या होगा? उत्तर सही है, पारा ही है। ठीक है, तो पारे की वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है, बच के रहिएगा। ठीक, चलिए 27वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को डैश कहा जाता है? फ्लोएम, कोलेन, कायमा, जाइलम, ए और सी। बताइए, पौधे में पानी और पोषक तत्वों की परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को डैश कहा जाता है? तो जैसे आप पानी पीते हैं गिलास में, पेड़ पानी कैसे पीते हैं? क्या फ्लोएम के द्वारा, क्या कोलन कायमा के द्वारा, क्या जाइलम के द्वारा, या ए और सी के द्वारा? तो उत्तर क्या होगा आपका? सरल उत्तर क्या होगा? उत्तर आपका होगा ए और सी, पानी और पोषक तत्व। खाना आप थाली में खाते हैं और पानी आप गिलास में पीते हैं। पेड़ कैसे करते हैं? तो पेड़ आपका फ्लोएम और जाइलम दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फ्लोएम भी करते हैं और जाइलम। फ्लोएम का पोषक तत्व के लिए कर देते हैं, और फाइलम का आपका जो जाइलम का है आपका, वो पानी के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। जिसका सही रहेगा उसको मिलेगी टॉफ़ी। ठीक है, कैसे मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। पुनरुत्पादक बीज का उत्पादन पौधे का नाम चुनें। गेंदा, ब्रेड मोल्ड, आलू, अदरक। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। क्या उत्तर होगा? तो निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज का उत्पादन पौधे का नाम चुनें। गेंदा, ब्रेड मोल्ड, आलू, अदरक। बताइए उत्तर क्या होगा? तो उत्तर होगा ब्रेड मोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ध्यान रखिएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास थोड़ी अच्छी लगी होगी। जैसा भी आपको फीडबैक देना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए, और साथ ही साथ वीडियो लाइक करिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, नए लोगों को जोड़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। फिर कंपटीशन होगा कि भाई कौन कितना सही आंसर दे रहा है ना। फिर हम लोग एक टेस्ट भी रखेंगे, इस बार आप लोग का एक मॉक टेस्ट रखेंगे, और आपके फिर मॉक टेस्ट ऐसा रखेंगे जो आपका, जिससे रिजल्ट सबका पता चल सके। जो टॉप 3 रहेंगे उनको हम लोग बातचीत करेंगे कि ऐसा रह रहा है सिस्टम। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन रहिए, वहाँ सारी आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं कि कैसा सिस्टम रहेगा, कैसी क्लासेस आने वाली हैं, टाइमिंग्स क्या होगी। बाय बाय।